नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके चैप्टर के बारे में जिसका नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व। देखिए, मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर आपने पूरी वीडियो देखी तो पूरी वीडियो देखने के बाद इस चैप्टर से एक नंबर का भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसकी गारंटी मैं देता हूं। एग्ज़ाम के बाद अगर क्वेश्चन इनमें से कोई भी नहीं आता यार, प्लीज़ आके अनसब्सक्राइब करके चले जाना, लेकिन ये पूरी वीडियो देखोगे, एग्ज़ाम में फुल में से फुल मार्क्स आएगा। इस चैप्टर में से जो भी क्वेश्चन बनेगा, इसकी गारंटी मैं आपको पहले ही दे रहा हूँ। देखो, कोई गारंटी नहीं देता, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इसमें से क्वेश्चन जो भी आएंगे, इसी मेरी वीडियो के जो क्वेश्चन बना रहा हूँ वही ही आएंगे, सिर्फ वही आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यार चुनाव का क्या मतलब होता है और चुनाव और प्रतिनिधित्व क्या होता है। देखिए, चुनाव एक प्रक्रिया है। चुनाव एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। जिस प्रकार से क्लास में मॉनिटर को चुना जाता है कि मॉनिटर को जितने सारे बच्चे सपोर्ट करते हैं वही चुना जाता है। लेकिन यार एक बात ये भी सच है कि जो मॉनिटर बनता है वो जो टीचर होता है उसकी चटुकारिता बन करके बनता है। टीचर की हाँ में हाँ करते करते मॉनिटर बन जाया करता है, पर वो गलत तरीका है। यह हमेशा व्यक्ति की योग्यता के आधार पे होना चाहिए, जो कि ऐसा होता तो नहीं है। चलो कोई नहीं, आगे हम बात करते हैं प्रतिनिधित्व क्या होता है। देखिए, प्रतिनिधित्व मतलब जिस व्यक्ति को आपने चुना है वह आपका नेतृत्व करेगा, वह आपका लीडरशिप करेगा। जिस प्रकार से हम अपने इलाके के पार्षद और एमएलए को चुनते हैं तो वह हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, इसी के साथ इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ हम ऐसे बिंदुओं को आज समझने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्त कि यार 1984 में ना चुनाव होते हैं कांग्रेस पार्टी, मतलब देश भर में। और कांग्रेस जो ये पार्टी मैंने नाम बोला है, यह पार्टी आपकी 543 में से 415 सीटें जीत जाती है। कितनी? 415 सीटें, जो कि 80% से भी ज़्यादा है यार। इतनी ज़्यादा सीटें कोई जीत सकता है? जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने इतनी सारी सीटें जीत ली थी। अब एक बात यहाँ समझा देता हूँ मैं यहीं पर। देखो यार, जो कांग्रेस पार्टी जीती थी ना, उसके पास वोट केवल 48% थे। आप समझ पा रहे हो? सीटें कितने परसेंट है? 80%। और वोट कितने परसेंट मिले थे? मात्र 48। दोस्तों, ये तो नाइंसाफी है, लेकिन सच है यार, ऐसा ही हुआ था। तो कांग्रेस पार्टी इतने कम वो परसेंटेज वोट के साथ भी इतनी सारी सीटें जीत गई। तो ये भारत की जो चुनाव प्रणाली है, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, जो सबसे आगे उसकी जीत की प्रणाली, तो इसके कारण ऐसा हुआ। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि यार कांग्रेस जो पार्टी है हमारी, ठीक है, उस चुनाव में इतने सारे मतलब सीटें जीत गई थी, तो इसके बाद देश में क्या इसका कोई प्रभाव पड़ा? क्या ऐसी व्यवस्था आज भी कायम है? ऑफ कोर्स कायम है। आज भी जो चुनाव होता है उसमें किसी पार्टी को कम अगर वोट मिलते हैं तो सीटें ज़्यादा हो सकती हैं, और ज़्यादा वोट मिलते हैं तो कम सीटें हो सकती हैं। इस बात को याद रखो यार, दोस्तों को, यारों को और घर वालों को बताओ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को चुनाव व्यवस्था के बारे में पता नहीं होता है और ऐसे प्रतिनिधि को चुन लेते हैं जो देश के विकास में योगदान बिल्कुल नहीं देते हैं। तो आपको बहुत जागरूक नागरिक बनना है। ठीक है, इसी के साथ अब हम बात करते हैं कि यार ये जो 543 हैं, उसमें से अनुसूचित जाति के कितने मेंबर है? तो अनुसूचित जाति के आपके हैं 79। अनुसूचित जनजाति कितने हैं? तो आपको बताना है 41। लेकिन क्या ये डाटा नया है पुराना है? देखिए, ये दोनों जो डाटा है आपका थोड़ा सा पुराना है। ठीक है, तो जो अभी अनुसूचित जाति है उसका 84 है। ठीक है, 84 के अराउंड है, और जो अनुसूचित जनजाति दैट इज 47 के अराउंड है। ठीक है, काफ़ी बढ़ चुका है। थोड़ा सा डाटा में आगे पीछे होगा, बट डाटा यही रहेगा कि कितनी सीटें उनके लिए आरक्षित है। अब एक तीसरा जो ये इसमें क्वेश्चन बनता है, इसमें से बहुत ज़रूरी है यार, कि पहले 89 तक, ठीक है, 1989 तक जो मतदान करने का अधिकार था वो 21 वर्ष हुआ करता था। कितना हुआ करता था? 21 वर्ष। उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ। भारत में मतदान करने का जो अधिकार है वह 18 वर्ष था, उसको घटाकर 21 वर्ष 61वें संशोधन में किया गया। 61 जो 61 अमेंडमेंट था ना,
इसके माध्यम से जो मतदान करने का अधिकार है वे 18 वर्ष से घटा करके कितना 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। इसी के साथ लोकसभा और विधानसभा में जो खड़े होने की उम्मीदवार की आयु होनी चाहिए, मतलब एक उम्मीदवार अगर खड़ा होना चाहता है तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष। यदि मुझे प्रधानमंत्री बनना है तो मुझे केवल 25 वर्ष की आयु चाहिए। लेकिन यार 25 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री तो क्या, मुझे चपरासी तक नहीं बनाएंगे, क्योंकि यह पूरी राजनीति होती है। देखो दोस्त, ठीक है, लंबा समय लगता है। आज हम नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो उन्होंने भी अपनी उम्र के काफ़ी साल गुजार दिए, उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने। तो प्रधानमंत्री कोई 25 वर्ष के बाद नहीं बन जाता, लेकिन हाँ एलिजिबल जरूर हो जाता है, योग्य जरूर हो जाता है, बनता नहीं है ये बात अलग है, ठीक है। भारत का सबसे यंगेस्ट जो प्रधानमंत्री अभी तक रहे हैं वे आपके राजीव गांधी रहे हैं। कौन रहे हैं? राजीव गांधी। उसके साथ ही देखिए, यदि किसी व्यक्ति को अपराध के लिए 2 या 2 से अधिक वर्षों के लिए जेल हुई है तो वह चुनाव लड़ने के अयोग्य है। क्या ये बात आपको पता थी? अगर पता थी तो कमेंट करके मुझे बताओ, नहीं पता थी तो दोस्त वो भी कमेंट करके बताओ कि मेरी ही वीडियो से पता चला या कहीं और से आपको पता चला था ये बात, ठीक है। इसी के साथ हमारे भारतीय संविधान में जो चुनाव की व्यवस्था है वह किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है? तो यार इसको बिल्कुल याद रखो, एग्जाम में आ सकता है कि अनुच्छेद जो आपका है 324 के अनुसार जो है भारत में चुनाव व्यवस्था की जो सारी रणनीतियां हैं, मतलब मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव का संचालन करना, निर्देशन करना, ये सब कुछ 324 के अनुसार है। इसी में हम बात करते हैं कि 1993 में, ठीक है, 1993 में क्या होता है कि 2 चुनाव आयुक्त को गठन मतलब नियुक्त कर दिया जाता है और जो निर्वाचन आयोग है वो बहुत सदस्य हो गया। तो एक क्वेश्चन आता है कि भारत का निर्वाचन आयोग बहु सदस्य कब हो गया था? तो 1993 था। तो क्या इससे पहले कितने मेंबर हुआ करते थे? केवल एक। 1993 से पहले केवल एक मेंबर था और 1993 के बाद 3 मेंबर हो गए, क्योंकि 2 मेंबर्स को, जो 2 मेंबर थे उनको जोड़ा गया था। तो आपको याद रखना है कि 1993 के बाद बहु सदस्यीय संख्या किसकी हो गई? निर्वाचन आयोग की हो गई, ठीक है। इसी के साथ मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपको याद रखना है 6 वर्ष। कितना वर्ष? या तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जब तक वह अपने नौकरी कर रहा है, ठीक है। यहां पर 2 चीजें और क्लियर कर देता हूं। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो उसका नाम था सुकुमार, क्या नाम था? सुकुमार सेन। क्या नाम था? सुकुमार सेन नाम था उसका, ठीक है। जो वर्तमान में आपके मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है, उनका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप उनका नाम भी बता सकते हैं। तो वर्तमान जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम आपका है अरुण गोयल। देखिए ये आपके 26 हैं, इससे पहले 25 और रह चुके हैं, तो 26वें जो आपके हैं चुनाव आयुक्त उनका नाम क्या है? आपको नाम बता देना है, अरुण गोयल, ठीक है। तो अरुण गोयल नाम के जो व्यक्ति हैं वो आपके भी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है, अरुण, ठीक है। अरुण नाम है उनका और गोयल आप लिख सकते हैं, ठीक है, गोयल। इसी के साथ अगला जो हमारा प्रश्न बनता है कि यार इंडियन जो वोटिंग सिस्टम है, जो चुनाव प्रणाली है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो हमारी चुनाव प्रणाली का नाम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इस चुनाव प्रणाली में जो प्रत्याशी सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करता है उसे ही विजयी घोषित कर दिया जाता है। यार सिंपल सी बात है, घोड़े की रेस चल रही है, सबसे आगे जो घोड़ा होगा वो जीत जाएगा, या गधे की रेस चल रही है, गधों में सबसे आगे जो होगा वो जीत जाएगा। किसी भी रेस में सिंपल बताया गया कि जो सबसे आगे है वो जीतेगा, है ना। 4 लोग खड़े, 1 2 3 4 जो भी है, सबसे आगे जो होगा वो जीत जाएगा, ठीक है। पर एक चीज़ इसकी कमी बता देता हूँ। मान लीजिए कि भैया 100 वोट हैं, ठीक है, 100 वोट में से किसी को मिल गए मान लीजिए 11, बाकी लोगों में बट गया 10 9 8 7 जो भी है, ठीक है। तो ये केवल 11% वोट लेकर एक बंदा जीत जाएगा और 89% वोट जो है वो व्यर्थ चले जाएंगे, खराब चले जाएंगे। ये इसकी कमी है एक। अगला प्रश्न बनता है, जो समानुपातिक चुनाव प्रणाली है वह क्या है? तो देखिए, जो ये समानुपातिक चुनाव प्रणाली है इसमें क्या होता है कि प्रत्येक पार्टी जो है अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करती है।
अब इस फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम वाले में ऐसा सिस्टम नहीं था। इसमें समझिए, इसमें आप प्रत्याशी को वोट देते हैं, हमारे वाले में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम वाले में, लेकिन वहीं समानुपातिक में आप पार्टी को वोट देते हैं, मतलब पार्टी का दायित्व ज़्यादा होता है। अब इसमें क्या है कि आपने अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची में चुन लेती है जितनी सीटों को से कोटा दिया जाता है। तो हर पार्टी अपने कोटे के अनुसार कि इतने परसेंट हम वोट, इतने परसेंट हम सीट मतलब लड़ने वाले हैं, या इतने परसेंट हमारे पास सीट है। अब चुनावों की इस व्यवस्था को समानुपातिक कहते हैं, मतलब जिस पार्टी को जितने परसेंट सीटें मिलती हैं उसी आधार पर, उसी प्रतिशत के आधार पर उसे वोट मिलते हैं। मतलब अगर मान लीजिए मुझे 50% वोट मिले हैं तो मुझे उसी अनुसार सीटें मिल जाएंगी, 50% सीटें मिल जाएंगी। मुझे ये प्रणाली थोड़ी सही लगी समानुपातिक वाली, लेकिन एक दिक्कत है कि हमारा देश इतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो जो सबसे सरल मुझे लगा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसी कारण उसे अपनाया गया था। अब देखिए, समानुपातिक जो चुनाव प्रणाली है इसके भी दो प्रकार होते हैं। देखिए, एक तो आपका इजराइल और नीदरलैंड का है, जहां पर पूरे देश को निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है और प्रत्येक पार्टी को जो है राष्ट्रीय चुनावों में पर्याप्त वोटों के अनुसार सीटें दे दी जाती हैं। मतलब देश भर में चुनाव हुआ और जितने परसेंट आपकी पार्टी को सीट मतलब वोट मिले, उसी परसेंटेज में पूरे देश में आपको सीटें बांट दी जाएंगी। मान लीजिए किसी पार्टी को पूरे देश से 5% सीटें मतलब परसेंट वोट मिले हैं, तो पूरे देश का 5% जो सीटें हैं वो उसे दे दी जाएंगी। ठीक है, जितने परसेंट वोट उतने परसेंट सीटें। लेकिन दूसरा तरीका है अर्जेंटीना का और पुर्तगाल का। अब अर्जेंटीना और जो पुर्तगाल है, यहाँ पे थोड़ा देखने को अलग मिलता है। यहाँ पे क्या है कि पूरे देश को बहुत सदस्य, मतलब जो हमारा वाला सिस्टम है बहुत सदस्य, मतलब बहुत सारे क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, बहुत सारे सदस्य होते हैं और प्रत्येक निर्वाचन के लिए अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करते हैं। ये भी सिमिलर थोड़ा सा ना, उसमें उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशियों को निर्वाचन क्षेत्र में चुना जाना है। और इन दोनों ही रूप में मतदाता राजनीतिक जो दल हैं उनको वोट देते हैं, ना कि प्रत्याशियों को। जैसा मैंने पहले ही बताया कि समानुपातिक प्रणाली में जो वोटर है, जो वोट देने वाला है, वो पार्टी को वोट देता है, व्यक्ति को नहीं। एक पार्टी को किसी निर्वाचन क्षेत्र में जितने मत प्राप्त होते हैं उसी आधार पर उसे सीटें दे दी जाती हैं। तो ये क्लियर रखिएगा। हमारे वाले में क्या होता है कि भैया जो वोट हैं वो कम है तब भी सीटें ज़्यादा हो सकती हैं, या वोट ज़्यादा हैं तो सीटें कम हो सकती हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। समानुपातिक जो प्रणाली है, जितने परसेंट वोट उतने परसेंट सीटें। ठीक है, इसी के साथ सर्वाधिक वोट पाने वाली जीत प्रणाली और समानुपातिक प्रणाली में तुलना करनी है, तो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। इसके ये क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, इसको समझिए। इसमें से कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ नहीं आता तो आप मुझे बता सकते हो, बस मैं रीडिंग करके बता देता हूँ। ठीक है, तो सर्वाधिक वोट जो प्रणाली है उसमें पूरे देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में निर्वाचित मतलब बांट दिया जाता है। ये इंडिया वाला है। ठीक है, और हर क्षेत्र में केवल एक ही प्रतिनिधि होता है। जैसे मान लीजिए दिल्ली है, मैं दिल्ली की बात कर लेता हूँ, तो दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं, तो 7 लोकसभा की सीटों से केवल 7 ही लोग चुने जाएंगे, ना कि 70। ठीक है, 7 ही चुने जाएंगे लोकसभा से। ठीक है, मतदाता जो है वो प्रत्याशी को वोट देता है। मतलब दिल्ली का वोटर इतना जागरूक है कि अपने सांसद को ही वोट देता है, किसी पार्टी को नहीं देता है। ठीक है, पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें मिल सकती हैं। इसका मतलब यही, जैसे मैं बार बार समझा रहा हूँ कि यार तुमको अगर वोट कम मिले हैं तब भी सीटें ज़्यादा हो सकती हैं, और तुमको अगर वोट ज़्यादा मिले हैं तब भी सीटें कम हो सकती हैं। इसका सिंपल सा एक मतलब यही है। मान लीजिए कि हम लोग किसी चुनाव क्षेत्र में हैं, ठीक है, जिसका नाम A, B, C और D है। ठीक है, अब A वाला मान लीजिए आपका जीत रहा है, उसको कितने परसेंट वोट मिले? 21। इसको B वाले को 20। ठीक है, इस वाले को B 20 कर देते हैं चलो, और इसको 19 कर देते हैं। 100 का आंकड़ा हो गया ना, 100%। अब इसमें दिक्कत यह है कि 21 और 20 में अंतर ही क्या है? कोई अंतर नहीं है। तो दोनों के वोटिंग परसेंटेज में ज़्यादा अंतर नहीं है, फिर भी जीत कौन रहा है? 21 वाला। तो यही अंतर क्रिएट कर देता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको वोट तो ज़्यादा मिल सकते हैं, लेकिन आप कुछ परसेंट से जो सीटें हार रहे हो ना, उसके कारण आप मतलब वोट हार रहे हो, उससे आपको सीटें नहीं मिल रही हैं। अब सर्वाधिक जो चुनाव प्रणाली है जीत की, ये किस देश से यार, कहाँ से ली हमने? ये भाई यूनाइटेड किंगडम से लिया है, और भारत में आज ये प्रणाली चल रही है। ठीक है, अब ये समानुपातिक प्रणाली क्या है? तो समानुपातिक प्रणाली में क्या होता है कि किसी भी आपका जो भौगोलिक क्षेत्र है, निर्वाचित क्षेत्र है, वहाँ पर उसको निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। पूरे देश को, मतलब पूरे देश को ही मान लिया जाता है। और एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि हो सकते हैं, जबकि हमारे वाले में एक ही होता है।
मतदाता पार्टी को वोट देता है। हमारे वाले समानुपातिक प्रणाली जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है उसमें हम मतदाता को वोट देते हैं। हर पार्टी को उसके अनुसार जो जो सीटें मिलती हैं वो वोट के आधार पर मिलती है, लेकिन हमारे वाले में ऐसा नहीं है। विजयी उम्मीदवार को बहुमत हासिल करना होता है। बहुमत का मतलब है कि देखो 100 है तो 100 में से 50 + 1 बहुमत होता है। इनको बहुमत चाहिए, हमारे देश में ऐसा नहीं है। ये इजराइल और नीदरलैंड में इस प्रकार की व्यवस्था है। अब एक प्रश्न आता है कि सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार से क्या अभिप्राय है। देखिए सिंपल है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में जो एक आयु निर्धारित की जाती है, उस आयु को निर्धारित करने के बाद प्रत्येक देश के नागरिक को मतदान देने का अधिकार होता है। तो लोकतांत्रिक देशों में सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार होना ज़रूरी है और इसी को सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं। देखिए भारत जैसे देश में जो मतदान करने का अधिकार है वह 18 वर्ष है। जैसा कि पहले आपको पता है कि 21 वर्ष हुआ करता था, जो कि 61वें संशोधन के माध्यम से 1989 में 18 वर्ष कर दिया गया। अभी 18 है, पहले 21 हुआ करता जिसको हमने ख़त्म कर दिया है। ठीक है। अब अनेक देशों में जो नागरिकों को अधिकार को लेकर बड़ा संघर्ष करना पड़ा। कई देशों में काले जो लोग हैं उनको यार वोटिंग राइट्स नहीं दिया जाता था, और जो गोरे लोग हैं केवल उन्हीं को वोटिंग राइट्स था। जो पढ़े लिखे लोग हैं केवल उन्हीं को वोटिंग राइट्स था, वही वोट दिया करते थे। तो ये थोड़ा सा नाइंसाफ़ी लोगों के साथ हुई है। अब विशेष बहुमत क्या होता है? देखो उपस्थित, ये क्वेश्चन आपको समझना है, ठीक है। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, सदन की कुल सदस्य का साधारण बहुमत। अब समझने वाली बात यह है कि आपको बताना है कि मान लीजिए हमारा 543 हमारे संसद में मेंबर्स हैं, हमारे संसद में मतलब मेंबर्स हैं। तो हमारे जो सांसद लोग हैं वो कितने उपस्थित हैं? मान लीजिए कोई बिल आ रहा है तो उस बिल में कितने % लोग उपस्थित, मान लो 200 लोग उपस्थित हैं, तो 200 लोगों का आप 2/3 निकाल लीजिए। अब 2/3 मतलब अगर हम 100 निकाल ले तो 50% हो गया। लगभग लेके चलिए कि 145 के लगभग, 145 या 50 के लगभग आपका विशेष 2/3 मतलब विशेष बहुमत निकलेगा। तो ये कह रहा है कि यार वो तो ठीक है, विशेष बहुमत ये निकला। दूसरा, सदन की कुल सदस्य का साधारण बहुमत। अब हमारा सदन जो सदन है वो 543 है, तो 543 का साधारण बहुमत होगा 273 होगा, 50 + 1 होगा। इसकी आवश्यकता होती है, इसी को विशेष बहुमत कहा जाता है। आप सिंपल समझ लीजिए कि उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन की कुल सदस्य का संख्या का साधारण बहुमत ही कहलाता है। ठीक है। अब एक प्रश्न जो बहुत ज़रूरी है यार, ये तो आता ही आता है यार, यह चुनाव आयोग करता क्या है? ठीक है, क्या काम है चुनाव आयोग के? तो ये एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, इसके माध्यम से जानेंगे। अगर मैं कुछ शब्दों में ही समझा दूं तो चुनाव आयोग एक ऐसा आयोग है जो देश भर में चुनाव को पहली बार तो करवाता है, और चुनाव आयोग का गठन ही इसलिए किया गया। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब 1951 और 52 में पहली बार देश में चुनाव हुआ था तो काफ़ी गड़बड़ियाँ हुई थी, गलत नाम दर्ज हो गए थे। ठीक है, अला की बीवी, फला की बेटी नाम से कुछ चीज़ें गलत हुई जो महिलाओं के नाम दर्ज हुए। तो 6 महीने का समय लगा था पहले आम चुनाव को करवाने में, ये बात भी आप याद रख सकते हैं। अब काम क्या है? तो मतदाता सूचियों को नया करने में काम जो है देख रेख वो ये करता है, पूरा प्रयास करता है इसका। मतदाता सूची में जो गलतियां हों वो उनको दोबारा सुधारता है। मतदाताओं का नाम ना छूटे किसी का, इसकी कोशिश करता है। और जो मतदान से अयोग्य हो जाते हैं, मतलब कोई क्रिमिनल केस में हो गया है या कोई पागल हो गया है, दिवालिया हो गया है, तो उनका नाम हटा देना इससे। ठीक है। चुनाव के समय चुनाव का पूरा देखरेख करना, कार्यक्रम मतलब चलाना, चुनाव की घोषणा करना, नामांकन की प्रक्रिया जो है, नामांकन मतलब नाम दर्ज करने की प्रक्रिया, मतदान की तिथि कि किस दिन वोट होगा किस दिन नहीं होगा उसकी सारी तिथि तैयार करना, मतगणना किस दिन रिजल्ट आपका काउंट किया जाएगा, और चुनाव परिणामों की घोषणा करना, परिणाम घोषित करना। ठीक है। इसी के साथ चुनाव आयोग का काम एक ये भी रहता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को करवाना। इसमें हाईलाइट पॉइंट आप लगाइए कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना चुनाव आयोग का काम रहता है। इसी के साथ किसी भी क्षेत्र में यदि मान लीजिए चुनाव के आधार पर अगर रद्द करना है, कोई समस्या आ गई, कोई बात आ गई है, तो वो भी चुनाव आयोग करता है। और कोई भी माहौल अगर निष्पक्ष और आपका स्वतंत्र ना हो तो चुनाव कराना भाई बहुत असंभव होता है, क्योंकि बहुत सारे जो पैसे वाले लोग हैं वो चुनाव को प्रभावित करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अपने पैसे का इस्तेमाल कर रहा है, अपने बाहुबल का इस्तेमाल कर रहा है, तो उस पार्टी को और उस व्यक्ति को आचार संहिता के तहत मतलब जो है वो निष्कासित कर सकती है या अयोग्य घोषित कर सकती है।
ये सारी बातें चुनाव आयोग के काम के अंतर्गत आती हैं। इसी के साथ राजनीतिक दलों को मान्यता देना, जैसे मैं आपको बताता हूँ 2013 में एक नई पार्टी आती है, काफ़ी फेमस हो चुकी है, दिल्ली की पार्टी है AAP, आम आदमी पार्टी। तो यार 2013 में आती है, इसको मान्यता किसने दी? चुनाव आयोग ने। इसका जो चुनाव चिन्ह है झाड़ू, वो किसने दिया? चुनाव आयोग ने। तो अपने आप ये नहीं लिख लेते हैं, इनको चुनाव आयोग के पास जाना होता है, रखना होता है अपनी बात को, चुनाव आयोग उसको मान्यता देता है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत में कानून के द्वारा चुनाव आयोगों चुनाव सुधारों का वर्णन कीजिए, या निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव में किस प्रकार संशोधन किए गए हैं उनका वर्णन कीजिए। यार बहुत मस्त क्वेश्चन है, और अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से चले हम तो देखिए हमारी चुनाव व्यवस्था में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। पहली बात तो ये कि किसी प्रकार से हम अगर करें तो समानुपातिक जो चुनाव प्रणाली है वो लागू करनी चाहिए, क्योंकि यार जितने परसेंट वोट मिल रहे हैं यार उतने परसेंट सीटें दो ना। मान लीजिए किसी पार्टी को 11% वोट मिले और उसको सीटें आप 30% दे रहे हैं। क्यों 30% दे रहे हैं? क्योंकि जहां उसको जितना चाहिए था वहां वो जीत गया, है ना, बहुत कम मार्जिन से जीत गया, और वोट तो कम ही थे लेकिन जीत गया, तो भाई सीट भी ज़्यादा बढ़ गई। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे वोटों की बर्बादी होती है। तो पहली बात तो यही, मेरे मन की बात बिल्कुल इसने छीन ली। दूसरा ये था कि संसद जो है आपका, ठीक है, विधानसभाओं में 1/3 जो सीट है वह महिलाओं को दो। यार देश की जनसंख्या में अगर 50% महिलाएं हैं तो देश को चलाने में भी महिलाएं होनी चाहिए। आज भी मैं आपको बताता हूँ 543 जो आपके मेंबर्स हैं उनमें से आपके मुश्किल से अगर आप सर्च मार लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको 80 से 90 महिलाएं ही आपको सांसद मिलेगी, बाकी सारे के सारे पुरुष हैं। तो इस कारण मैं कहूँगा कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। अब देखिए चुनाव में राजनीति जो है उसको काफ़ी चीज़ें प्रभावित करती हैं। एक होता है धाक, भैया कोई अगर बाहुबली आदमी है, ठीक है, तो वो मतलब कहीं ना कहीं चुनाव में थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। और सरकार को चुनावी खर्च में जो एक नियमित कर देना चाहिए कि इतने % वो जो पैसा है वही खर्च किया जाएगा, इससे ज़्यादा अगर करता हुआ पाया गया तो कठोर से कठोर प्रावधान होना चाहिए, भाई इसको निष्कासित कर दो, ये लड़ ही ना पाए अगली बार, ठीक है। अगला सुधार ये होना चाहिए कि यार जिन व्यक्तियों पर फौजदारी का केस चल रहा है, फौजदारी का मतलब होता है लूटपाट, ठीक है, मर्डर, अपहरण, वो लोग तो बिल्कुल हो ही ना यार, उनको चुनाव लड़ने से ही रोक दिया जाए, ये सुधार होना चाहिए। चुनाव प्रचार में जाति धर्म का नाम न हो। देखो आज के ज़माने में इतने कमज़र्फ लोग हैं कि केवल अपनी जाति धर्म के नाम पर ही वोट मांगते हैं। कौन व्यक्ति आपके पास आया कि मैं ये विकास किया हूँ और मुझे वोट दो? ये कहीं ना कहीं से आज देश में जाति धर्म को ही ला रहे हैं, और देश में सांप्रदायिक जो माहौल है वो उसको बढ़ावा दे करके खुद को फ़ायदा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरी आपसे यही अपील है, आप बड़े हो रहे हैं, आप समझदार हो रहे हैं, तो आप इस तरह की चीज़ें ना करें, ठीक है। आप समझ रहे हैं, आप जब पढ़ रहे हैं तो मैं आपसे यही अपील करूंगा, अपने माता पिता को भी जागरूक करें, धर्म और जाति के आधार पर वोट ना दें। इसी के साथ राजनीतिक दलों को कार्य प्रणाली को नियंत्रित करना और उनकी कार्य विधियों को अधिक पारदर्शी बनाना, मतलब वो क्या काम कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं इसको पारदर्शी होना चाहिए। आजकल देखिए छोटी छोटी पार्टियां जो हैं करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च कर रही हैं। आज मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत पार्टी फेमस हो रही है, जैसे हम बात कर लेते हैं कि यार आम पार्टी है या बीजेपी है या कांग्रेस है, यार इतना पैसा इनके पास है ना, इतना पैसा ये खर्च कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चलता पैसा आ कहाँ से रहा है, पैसा जा कहाँ रहा है। तो ये पारदर्शी होना चाहिए। पारदर्शी का मतलब बिल्कुल दिखना चाहिए दोस्त, पैसा आ कहाँ से रहा है और पैसा जा कहाँ रहा है, ठीक है। अगला है कि निर्वाचन आयोग को किस स्थान पर चुनाव करवाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो चुनाव आयोग को जो मेन कठिनाई होती है वह असम में है, पंजाब में है, जम्मू एंड कश्मीर में है, जहाँ पे हिंसाएं अक्सर हुई हैं, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। देखिए असम में क्या है कि असमी जो लोग हैं उनका डिमांड यही है कि जो बंगाली लोग हैं उनको बाहर करो, ठीक है। पंजाब का समस्या ये है कि खालिस्तान, जो पंजाब के कुछ लोग हैं वह खालिस्तान मतलब अलग देश की मांग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की समस्या नहीं, कश्मीर की समस्या है। जो मुस्लिम बहुल इलाका है कश्मीर का, वह खास कर जो सेपरेटिस्ट हैं, अलगाववादी हैं, उसमें से कुछ लोग वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। इस कारणवश यहाँ पे थोड़ी समस्या बनी हुई है। अगला प्रश्न हमारा और अंतिम प्रश्न ये है कि किस सन में चुनाव प्रक्रिया को बीच में रोकना पड़ा था और क्यों? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 1991 में चुनाव प्रक्रिया को रोकना पड़ा था क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री जो हैं आपके राजीव गांधी जी, उनकी हत्या हो गई थी। तो एक बड़ी देश में एक व्यवस्था थी। दोस्तों इसी के साथ बड़ी मेहनत के साथ वीडियो बनाई है, और अंत तक अगर आपने देखा तो प्लीज़ यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें यार, ठीक है।
और आपके एक लाइक से ही मेरा जो हौसला है और काम करने की जो शक्ति है वो बढ़ेगी। अभी रात के 1-2 बज रहे हैं, तो इसी के साथ वीडियोस और आती रहेंगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। और यकीन के साथ कहता हूँ कि ये सारे प्रश्न